गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का अरावली पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 2 पर आपसे चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इज इट राइट? देखिए, तो हम बात करने जा रहे हैं दूसरे चैप्टर पर। लेसन नंबर 2, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं या जो पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें लैंगिक अंग कौन सा होता है? पुष्पीय पादप या जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, पुष्पीय पादप या आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक अंग का नाम क्या है भी? ठीक है, देखिए, पुष्पीय पादप या आवर्तबीजी पादप, पुष्पीय पादप को कोई हम आवर्तबीजी पादप कहते हैं। तो पुष्पीय जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक अंग कौन होता है? पुष्प होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पादपों में लैंगिक अंग का नाम बताइए। जड़, तना, पत्ती, ठीक है, पुष्प, पुष्पक्रम। तो पुष्प जो होता है वो पादपों का, पुष्पीय पादपों का क्या होता है? लैंगिक अंग होता है। फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पुष्प जो होता है वो आवर्तबीजी पादप या पुष्पीय पादपों का क्या होता है? लैंगिक अंग होता है। ठीक है, देखिए, एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है, एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है उसकी संरचना जो होती है, ठीक है, उस पर अभी हम बात करेंगे। तो एक प्रारूपिक पुष्प की जो संरचना होती है उसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि एक प्रारूपिक पुष्प की जो संरचना होती है वो 4 चक्रों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, सबसे पहला भाग होता है बाह्य दल, बाह्य दल पुंज। दूसरा होता है दल पुंज। तीसरा होता है पुंमुंग। चौथा होता है जायाम। ठीक है, बाह्य दल पुंज को कैलेक्स बोलते हैं, दल पुंज को क्या बोलते हैं? कोरेला। पुंमुंग को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। जायम को क्या बोलते हैं? गाइनेसियम। ठीक है, मैंने आपको केवल इतना बताया कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। और एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना जो होती है उसके अंदर 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दल पुंज, पुंमुंग और जायाम। ठीक है, देखिए, पुंमुंग और जायाम जो होते हैं वो पुष्प के कौन से अंग होते हैं? पुंमुंग और जायाम जो होते हैं वो पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं, एसेंशियल ऑर्गन होते हैं। आपसे पूछा जाए कि पादप के आवश्यक अंगों के नाम बताइए,
पादप के आवश्यक अंगों के नाम बताइए, सॉरी पुष्प के आवश्यक अंगों के नाम बताइए। तो पुष्प के आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं? पुंमुंग और जायांग। पुंमुंग को हम नर जननांग कहते हैं, जायांग को क्या कहा जाता है? मादा जननांग कहा जाता है। ठीक है, देखिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज को पुष्प का क्या कहा जाता है? सहायक अंग कहा जाता है। कौन से अंग कहा जाता है? सहायक अंग कहा जाता है। पुष्प का जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है, ये पुष्प के कौन से अंग होते हैं? सहायक अंग। तो आपको पता लग गया है कि पुष्प जो होता है उसके अंदर दो प्रमुख अंग होते हैं, एक सहायक अंग और दूसरे होते हैं आवश्यक अंग। आवश्यक अंगों के अंतर्गत आते हैं पुंमुंग और जायांग आते हैं, जबकि सहायक अंगों के अंतर्गत कौन आते हैं? बाह्य दलपुंज और कौन आता है? दलपुंज आता है। इज इट क्लियर? देखिए अब हम आपको पुष्प की संरचना के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। देखिए पुष्प जो होता है वो पौधे का एक रूपांतरित प्रारूप होता है। पुष्प जो होता है वो पौधे का क्या होता है? एक रूपांतरित प्रारूप होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं पुष्प जो होता है पुष्प पौधे के जिस भाग से लगा होता है उसे कहा जाता है पुष्पाक्ष। क्या कहा जाता है? उसे पुष्पाक्ष कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पुष्प आपको मैं बना करके दिखा रहा हूं, यहां पे देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पे। देखो ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये एक प्रारूपिक पुष्प है। देखिए पुष्प का ये जो भाग है निचला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पतला लंबा नलिका के समान संरचना के रूप में पाया जाता है, जो पादप की, ठीक है, पादप की शाखा से या उसके तने से क्या होता है? लगा होता है, जुड़ा होता है। उसके कक्षस्थ भाग में लगा होता है, कक्षीय भाग में कक्षस्थ रूप में लगा होता है या अग्रस्थ रूप में लगा होता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है, पुष्पवृंत क्या होता है? पुष्प का एक पतला लंबा नलिका के समान डंठल नुमा क्या होता है? संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पुष्पवृंत कहा जाता है। ठीक है, ये पुष्पवृंत के ऊपर क्या पाई जाती है? ये प्याले नुमा संरचना पाई जाती है, और इस प्याले नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। और इसी पुष्पासन पर क्या है? पुष्प के जो विभिन्न चक्र होते हैं वो पाए जाते हैं। पुष्प का बाह्य चक्र पाया जाता है, यानी कि बाह्य दलपुंज पाया जाता है। बाह्य दलपुंज चक्र के अंदर की तरफ दूसरा चक्र पाया जाता है, जिसे दलपुंज चक्र कहा जाता है। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तीसरा चक्र के रूप में पुंमुंग पाए जाते हैं, और सबसे अंतिम चक्र के रूप में क्या पाया जाता है? जायांग पाया जाता है। और इन सभी के, ये सभी किसके ऊपर पाए जाते हैं? पुष्पासन के ऊपर पाए जाते हैं। और इस प्रकार के अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहा जाता है। इस प्रकार के अंडाशय को सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। कौन सी ओवरी कहा जाता है? सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। तो पुष्प के अंदर ये सबसे बाहर की तरफ भी आप देख लो इस तरीके की जो संरचना होती है, इसको क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज कहा जाता है। इंग्लिश में मैंने आपको बताया इसे क्या कहा जाता है? कैलेक्स कहा जाता है। देखिए एक प्रारूपिक पुष्प में बाह्य दलपुंज जो होता है वो हरे रंग का होता है। ठीक है, ये क्या है? ये बाह्य दलपुंज जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके और ये पुष्प को क्या करता है? पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। एक पुष्प के अंदर बाह्य दलों की संख्या क्या है? अनेक होती है।
और वो अनेक बाह्य दल आपस में मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य दल पुंज के एक सदस्य को क्या कहते हैं, या बाह्य दल पुंज की एक इकाई को क्या कहा जाता है, तो बाह्य दल पुंज की एक इकाई को क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य दल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। यानी कि बाह्य दल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है और बाह्य दल पुंज होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। बाह्य दल एक वचन के रूप में होता है तो बाह्य दल पुंज कैसा होता है, बहुवचन के रूप में होता है। देखिए ये बाह्य दल पुंज होता है वो पुष्प का क्या है, सबसे भारी चक्र होता है। और ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है। इसके अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, ये संरचना पाई जाती है जिसे क्या है, दूसरा चक्र होता है। बाह्य दल पुंज और पुंज इन दोनों के मध्य में ये दूसरा चक्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, दल पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल पुंज, या उन्हें क्या कहा जाता है, कोरेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरेला कहा जाता है। ये दलपुंज जो होता है वो प्रत्येक पुष्प में क्या है, अलग अलग रंग का होता है। किसी में पीले रंग का होता है, तो किसी में लाल रंग का होता है, तो किसी में सफेद रंग का होता है। ठीक है, तो प्रत्येक पुष्प के अंदर ये दलपुंज जो होता है वो रंगीन होता है। प्रत्येक पुष्प में दलों की संख्या क्या होती है, अनेक होती है। ठीक है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, दलों की संख्या अनेक होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दलपुंज कहते हैं। और ये रंगीन इसलिए होते हैं कि विभिन्न प्रकार के कीट जो होते हैं वो परागण की क्रिया के लिए इन पुष्पों की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये दलपुंज जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कीटों को अपनी ओर क्या है, परागण की क्रिया के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दलपुंज क्लियर हो गया है। देखिए दलपुंज की एक इकाई को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। दलपुंज की एक इकाई या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था बाह्य दलपुंज की एक इकाई या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। ऐसे दलपुंज की एक इकाई या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीटल के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए दलपुंज के अंदर की तरफ एक तीसरा चक्र पाया जाता है। ये चक्र आप देख रहे हो यहाँ पर, और इस प्रकार के चक्र को हम क्या कहते हैं, पुमुंग कहते हैं। ये देखो पुमुंग है। ठीक है, ये क्या है, पुमुंग है। और पुमुंग को क्या कहा जाता है, नरजन्नांग कहा जाता है। पुमुंग को क्या कहा जाता है, नरजन्नांग भी कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एक प्रारूपिक पुष्प के अंदर पुमुंग पाया जाता है। पुमुंग क्या होता है, एक नरजन्नांग होता है पुष्प के अंदर। आप देखिए ये एक पुष्प में अगर नरजन्नांग भी मौजूद है और मादा जन्नांग भी उपस्थित है, ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में उपस्थित हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। और जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। पर कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें नरजन्नांग अलग पुष्प में होता है, मादा जन्नांग अलग पुष्प में पाया जाता है। ऐसे जो पुष्प होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक लिंगी कहा जाता है। ठीक है, तो पुष्पों को लैंगिक अंगों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक होते हैं एक लिंगी और दूसरे होते हैं द्विलिंगी। और पुष्पों में पुमुंग जो होता है वो एक क्या होता है, नरजन्नांग होता है। पुष्प क्या होता है, एक प्रकार का नरजन्नांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए अब मैं इस पुमुंग के बारे में बात करने जा रहा हूं, इसके बारे में। तो पुमुंग जो होता है वो पुष्प, एक प्रारूपिक पुष्प का, ठीक है, तीसरा आंतरिक चक्र होता है। ठीक है, और पुमुंग की एक इकाई को या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है।
पुंग की एक इकाई या एक सदस्य को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, जिसे स्टेमन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टेमन के नाम से उसे जाना जाता है। तो अब हम आपसे पुंकेसर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ से एक पुंग यानी कि पुंकेसर का एक सदस्य, यानी कि पुंग के एक सदस्य को हमने बाहर निकाला, तो इसको यहाँ से बाहर निकाला। आप देखिए ये इस प्रकार की संरचना को हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण संरचना को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पुंकेसर, ठीक है। अब पुंकेसर जो होता है उसकी संरचना के 3 भाग होते हैं। ये पुंकेसर का शीर्ष भाग होता है। इस शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं परागकोश को पोलन सैक कहते हैं। ये वाला भाग जो होता है वो कहलाता है योजी ऊतक। दूसरा भाग है, इसे कहा जाता है योजी ऊतक, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से इसे जाना जाता है। और ये पतला लंबा नली की समान संरचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इस संरचना को कहा जाता है पुतंतु। पुतंतु के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फिलामेंट। देखो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं परागकोश के बारे में। किसके बारे में? परागकोश के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। देखो पुंकेसर की जो संरचना है वो 3 भागों में बटी है। पुंकेसर क्या है? मैंने आपको बताया कि एक प्रारूपिक पुष्प में क्या पाए जाते हैं? पुंग पाए जाते हैं। और एक पुंग जो होता है या पुंग के एक सदस्य या एक इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और एक पुंकेसर इस प्रकार का होता है जो आपको मैंने दिखाया है। ये संपूर्ण होल स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई गई है वो एक पुंकेसर की है। और पुंकेसर की संरचना कितने भागों में बटी है? 3 भागों में बटी है, परागकोश, योजी ऊतक और पुतंतु। देखो परागकोश के बारे में मैंने बात कर रहा हूं आपसे कि ये क्या है? एक परागकोश है, ठीक है। परागकोश जो होता है वो 2 पालियों से मिलकर के बना है। देखो एक पाली ये रही, दूसरी पाली ये रही। तो परागकोश जो होता है पुंकेसर का सबसे शीर्ष भाग में 2 पालीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। अधिकांशतः आवर्तबीजी पादपों के अंदर, ठीक है, परागकोश द्विपालित होता है। परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होता है, ठीक है। और ये प्रत्येक पाली जो होती है वो ये योजी ऊतक के द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है, ठीक है। यदि इस परागकोश को हम यहां से अनुप्रस्थ रूप में काटें, तो अनुप्रस्थ रूप में जब काटेंगे तो इसकी जो संरचना होगी वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। वो संरचना कैसे दिखाई देगी? आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है। जब इस पाली को काटा जाता है तो इसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ। और इस पाली को जब काट दिया जाता है तो इसमें भी 2 कोष्ठ होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक पाली के अंदर कितने कोष्ठ होता है? 2 कोष्ठ होते हैं। और इन कोष्ठों को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी, इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये लघु बीजाणुधानियां होती हैं। आपको पता लग गया है कि परागकोश जो होता है उसकी संरचना को अगर आप बाहर से देखेंगे तो इनकी संरचना बेलन के आकार की होती है। और ये कैसी संरचना में पाए जाते हैं? द्विपाली संरचना के रूप में पाए जाते हैं, 2 पालियों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है? सबसे शीर्ष भाग पर क्या है? लगे होते हैं। जब परागकोश का अनुप्रस्थ काटा जाता है तो प्रत्येक पाली को जब काट करके देखा जाता है तो उसमें ये 2 कोष्ठ दिखाई देते हैं। पहली पाली में 2 कोष्ठ दिखाए गए, दूसरी पाली के अंदर भी 2 कोष्ठ,
और इन कोष्ठों को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। अर्थात अधिकांशतः जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, अधिकांशतः जो आवर्तबीजी पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विपालित होते हैं, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो यहाँ 2 पालियां होती हैं, तो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अर्थात यहाँ पर परागकोश के अंदर कितने लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। परंतु मालवेशी कुल के पादप होते हैं। मालवेशी में कौन आता है? एक कपास आता है, एक भिंडी आती है, गुड़हल का आता है। इनका परागकोश केवल एक पालित। आप देख लो मैंने ये संरचना बनाई यहाँ पर, एक पालित, ऊपर नहीं दिखाई दे रही तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इस प्रकार की एक पालित संरचना पाई जाती है। जब इसको काटा जाएगा तो इसमें ये 2 कोष्ठ बनेंगे, और जब 2 कोष्ठ है तो इसमें क्या है? 2 लघु बीजाणुधानियां होती है। ठीक है, देखिए परागकोश किससे जुड़े होते हैं? योजी ऊतक से जुड़े होते हैं। योजी ऊतक जो होता है वो परागकोश और पुतंतु को जोड़े रखने में क्या करता है? सहायक होता है। ये एक जनन अक्षम संरचना होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है? जनन अक्षम संरचना होती है। योजी ऊतक के नीचे एक पतली लंबी नलिका के समान संरचना पाई जाती है, जो पुष्पासन की आधारीय भाग से क्या होती है? पुष्पासन के आधारीय भाग से क्या है? ये संरचना यहाँ पर जुड़ी हुई है। पुष्पासन के इस आधारीय भाग पर यहां से क्या होती हैं? ये जुड़ी हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। पुतंतु एक पतली लंबी नलिका के समान संरचना होती है। ठीक है, और पुतंतु भी क्या होता है? एक जनन अक्षम संरचना होती है। पुतंतु भी क्या होती है? एक जनन अक्षम संरचना होती है। बात समझ आ गई होगी। हमने पुष्पीय पादपों के यहाँ पर 3 चक्रों पर बात कर ली है, बाह्य दलपुंज पर, दलपुंज पर, मूल पर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो इस जायंत पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।